तो अपन देखते हैं अधिगम। अधिगम क्या है? किसी अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के कारण व्यक्ति के व्यवहार में और व्यवहार की क्षमता में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, तो किससे? अभ्यास से, अनुभव से और परीक्षण से। अब जैसे परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्ति के कारण यदि कोई परिवर्तन होता है ना, तो वो अधिगम नहीं है। ठीक है, फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो एक प्रक्रिया है। परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में हो सकते हैं। इसमें किसी न किसी तरह का अनुभव शामिल होता है। फिर मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम है, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है और इसमें कई प्रकार की विधियां शामिल होती हैं। फिर ये अधिगम में टीचर, मित्र और परिवार होते हैं ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आगे चलते हैं। दबाव के प्रकार, सॉरी, अधिगम के प्रकार, दबाव नहीं, अधिगम। तो एक होता है, पहले अपन देखते हैं प्राचीन अनुबंध। तो प्राचीन अनुबंध दिया था, पावलव के द्वारा दिया गया था, और इसमें विभिन्न सहचर्य साधनों के माध्यम से सीखता है कोई इंसान। फिर आता है क्रिया प्रसूत या निमित्तिक अनुबंध। तो ये दिया था किसने? स्किनर ने। जिसमें इसमें क्या होता है, अपन परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है और उसे बनाए रखा जाता है और उसमें परिवर्तन किया जाता है। कोई अपन ने कोई परिणाम आया है, उससे सीखते हैं, फिर उसको बनाए रखते हैं, और अगर कुछ उसमें गलती है तो उसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसे परिणाम को क्या कहते हैं? अपन प्रबलक कहते हैं या रीइंफोर्सर कहते हैं। तो ये कोई उद्दीपक या घटना होती है जो किसी अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। फिर एक है परीक्षणात्मक अधिगम। तो इसमें बंदूरा ने दिया था ये, और इसमें दूसरों का परीक्षण करने से घटित होता है। पहले इसको अनुकरण भी कहा जाता था, और ये अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इससे कभी कभी अपन सामाजिक अधिगम भी कह देते हैं। फिर आता है संज्ञानात्मक अधिगम। तो ये होता है अंतर्दृष्टि अधिगम भी कहते हैं इसको, इंसाइट लर्निंग। तो संज्ञानात्मक अधिगम ये कोलर ने दिया था, और इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति स्वयं के जो संज्ञानात्मक ज्ञान का प्रयोग करता है, ठीक है, समस्याओं को समाधान करने में, और फिर उससे सीखता है। फिर अपना क्या है? अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम होता है लेटेंट लर्निंग। ये टोलमैन ने दिया था, और व्यक्ति एक नया व्यवहार सीख तो जाता है परंतु उसका प्रदर्शन नहीं करता जब तक कि उसे दर्शाने के लिए कोई प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये क्या है? अव्यक्त अधिगम, मतलब सीख गया है पर उसको प्रदर्शन नहीं कर रहा है। फिर होता है वाचिक अधिगम। तो इसमें जो विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं और लक्षणों के बारे में मुख्यतः शब्दों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। तो इसमें क्या है? किसी घटना और उसके बारे में शब्दों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। फिर कौशल अधिगम होता है। तो ये एक तरह की योग्यता और दक्षता है जो जटिल कार्य को आसानी से करने में की हेल्प होती है, और ये अनुभव और अभ्यास से सीखा जाता है। फिर अधिगम की कुछ शैलियाँ आती हैं जो एंडरसन ने दी थी। पहली आती है संबंधात्मक शैली। इसमें क्या है? जो इसके शिक्षार्थी होते हैं, यानी कि स्टूडेंट होते हैं, वो सामाजिक संपर्क से, रिश्तों से और दूसरों के साथ संबंध के माध्यम से अवधारणाओं को समझने पे ध्यान देते हैं। फिर विश्लेषणात्मक में शिक्षार्थी तार्किक तर्क से, आलोचनात्मक सोच से और व्यवस्थित विश्लेषण के माध्यम से अवधारणाओं को समझने पर ध्यान देते हैं। फिर इसमें जो संबंधात्मक है, इसमें सूचना को संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं और अंशों को संपूर्ण के साथ संबंध के आधार पर समझते हैं। तो कोई अंश है, उसको पूरे के साथ संबंध बनाते हैं और उसके आधार पर सीखते हैं। और विश्लेषणात्मक में तब ज़्यादा अच्छे से सीखता है जब सूचनाओं को एक एक करके सोपानिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। फिर इसमें सीखने का तरीका होता है संबंधात्मक में समूह चर्चा, सहकारी शिक्षण गतिविधियां या फिर सामाजिक संपर्क। पर विश्लेषणात्मक में व्यक्ति सीखता है व्यक्तिगत अन्वेषण से, समस्या समाधान से और स्वतंत्र अध्ययन से। फिर समस्या समाधान कैसे होती है संबंधात्मक में? तो इसमें दूसरों से इनपुट लेकर, दृष्टिकोण मांगकर और समाधानों पर विचार मंथन करने के लिए साथियों का साथ सहयोग करके समस्याओं का सामना करते हैं। पर विश्लेषणात्मक में समस्याओं को छोटे छोटे घटकों में तोड़कर प्रत्येक भाग पर व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करके समाधान पर पहुंचते हैं। फिर संबंधात्मक शैली की विषय वस्तु होती है मानवीय, सामाजिक और प्रासंगिक। ठीक है, और इसमें होती है विश्लेषणात्मक में अचेतन और अवैयक्तिक सामग्री। फिर संबंधात्मक शैली होती है, इसमें मौखिक विचारों को, सूचनाओं को अच्छे से अपन सीख पाते हैं। ठीक है, पर जो विश्लेषणात्मक में, इसमें अमूर्त, अप्रासंगिक सूचनाओं के लिए अच्छी स्मृति होती है। फिर संबंधात्मक में उद्दीपक न मिलने पे कार्यों से अलग हट जाते हैं, पर विश्लेषणात्मक में उद्दीपक न करने वाले कार्यों में भी लगे रहते हैं। तो बस यही है। फिर फ्लेमिंग का आता है वार्क मॉडल, जिसमें आता है विजुअल, ऑडिटरी, रीड और काइनेस्थेटिक्स। फिर कॉल्ब का आता है। कॉल्ब कहता है पहले तो कोई इंसान वाच करता है ना, फिर उसके बाद थिंक करता है, फिर कोई कार्य करता है, डू करता है, फिर फील करता है। ठीक है, तो ये है, उसने बताया वाच, थिंक, डू, फील।
फिर है अन्य। अन्य में आता है डीप लर्निंग, जिसमें गहराई से पढ़ते हैं और स्वतः ही अभिप्रेरित होते हैं। तो इसमें अर्थ पे और समझ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो गहराई से पढ़ते हैं फिर खुद ही अभिप्रेरित हो जाते हैं। फिर एक होती है सरफेस लर्निंग। सरफेस लर्निंग क्या होती है कि बिना शब्दों की समझ के अध्ययन करने की प्रवृत्ति होती है ये, और इसमें विभिन्न अभिप्रेरणा से प्रभावित होती है, ठीक है। तो बस यही है। फिर अपना है अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें एक चीज और, कि जो ये था विजुअल, विजुअल में अपन देख के सीखते हैं, ऑडिटरी यानी सुन के सीखते हैं, और इसमें काइनेस्थेटिक्स में यानी कि प्रक्रिया करके सीखते हैं, और रीड में अपन क्या करते हैं, कुछ लिख कर सीखते हैं, मतलब कुछ हाँ लिखा हुआ होता है उसका। फिर आगे चलते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो ये कौन कौन से, जैसे वातावरण क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, प्रबलन की तीव्रता क्या है, मात्रा क्या है, फिर गुणवत्ता कैसी है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, सीखने का समय क्या है, अवधि, विधि, विषय वस्तु, पाठ्य सहज क्रियाएं हैं, और अध्यापक संबंधी कारक, ये सब होते हैं। फिर सीखने के नियम। तो जो ई एल थॉर्नडाइक था, उसने सीखने के कुछ नियमों की खोज की थी। किसने? ई एल थॉर्नडाइक ने। जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कुछ तो होते हैं मुख्य नियम। तो सीखने से संबंधित कुछ नियम बताए उसने, किसने? ई एल थॉर्नडाइक ने। और ये पहले बताता है मुख्य नियम में कुछ तत्परता का नियम, कि अपन को कुछ जरूरी है वो उसको सीखते हैं अपन। फिर अभ्यास का नियम, यानी कि अभ्यास से सीखते हैं। फिर उपयोग का नियम, किसी वस्तु का अपन उपयोग कर रहे हैं तो उससे अपन सीखते हैं। और एक प्रभाव का नियम, अपन किसी के प्रभाव में तो अपन सीखते हैं। तो मुख्य नियम तो क्या है? तत्परता का, अभ्यास का, उपयोग का और प्रभाव का। तत्परता, अभ्यास, उपयोग, प्रभाव। फिर गौण नियम होता है, जिसमें बहु अनुक्रिया का नियम होता है, मानसिक स्थिति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, समानता का नियम है, और सहचर्य परिवर्तन का नियम है। तो बहुअनिक्रिया, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया और समानता का नियम, और सहचर्य परिवर्तन का नियम। फिर अगला आता है कौन सा? स्मृति। तो स्मृति, स्मृति क्या है? तो किसी सूचना को ग्रहण करना, एक समय तक धारित करना, और उपयुक्त समय पर पुनः स्मरण करने की शक्ति ही क्या है? स्मृति है। तो ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। तो इसके मुख्य तीन चरण होते हैं। पहला कूट संकेतन, फिर है भंडारण, और एक है पुनः स्मरण। तो कूट संकेतन, भंडारण और पुनः स्मरण। फिर कूट संकेतन क्या है? ये बाहरी सूचनाओं को, इसमें पहले तो होता है कूट संकेतन, जिसमें सूचनाओं को कूटबद्ध करना होता है। तो बाहरी सूचनाओं को इस प्रकार पंजीकृत करते हैं कि वे स्मृति तंत्र के अनुरूप हो। तो इसमें जो वातावरणीय उद्दीपन है, उनको ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण करके एक प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसे कि स्थान, समय और आवृत्ति के आधार पर कोड करते हैं। फिर एक होता है अगला भंडारण, इसमें सूचनाओं को संग्रहण करते हैं। तो ये संग्रहण या तो संवेदी स्तर पे हो सकता है, अल्पकालिक हो सकता है, या दीर्घकालिक हो सकता है। और इसमें स्मृति चिन्हों के रूप में अपन इनको भंडार या संग्रहण कर लेते हैं। फिर होता है पुनः स्मरण। तो अपन आवश्यकता पड़ने पर स्मृति चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो ये तीन हो गए, कूट संकेतन, भंडारण और पुनः स्मरण। फिर स्मृति के मॉडल हैं। तो स्मृति अवस्था का मॉडल दिया है, ये किसने दिया है? एटकिंसन और सिफरिन ने, स्मृति अवस्था का मॉडल। और यह मॉडल सूचना प्रक्रम उपागम पर आधारित है। किस पे? सूचना प्रक्रम उपागम पे। फिर इसमें मनुष्य को ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं का प्रक्रमण करते हैं, और उसके स्नायु मंडल में होता है ये प्रक्रमण, ठीक है। तो तीन स्मृति होती है, संवेदी स्तर की स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। सूचनाएं, सूचनाएं होती हैं वो संवेदी स्मृति में जाती हैं सबसे पहले। वो किस फॉर्म में जाती हैं? चित्रात्मक, फिर प्रतिध्वन्यात्मक, ध्वनि के रूप में, या फिर अन्य कोई संवेदनाओं के रूप में। इसमें जो संचयी क्षमता होती है वो वृहद होती है, अवधि 1 सेकंड से कम की होती है। फिर अपन चयनात्मक अवधान करते हैं और अल्पकालिक स्मृति में जाती है। संचयी क्षमता कम होती है, अवधि 30 सेकंड से कम की होती है। फिर अगर विस्तार पूर्वक अभ्यास करते हैं तो ये दीर्घकालिक स्मृति में चल जाती है, और ये स्थायी होती है। संचयी क्षमता इसकी असीमित है, अवधि भी जीवन पर्यंत है। फिर संवेदी स्तर पर स्मृति। संवेदी स्मृति क्या है? तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण करी गई सूचनाएं जो उद्दीपक के रूप में संग्रहित होती है, जैसे गुण, रंग, आकृति, और इसकी बहुत अल्प अवधि की होती है। तो अवधि 1 सेकंड से कम की होती है। संचयी क्षमता इसकी अत्यधिक होती है। तो बस यही है। और इसमें जो संवेदी पंजिकाएं होती हैं तो वो कैसे रजिस्टर होती हैं? चित्रात्मक, ध्वन्यात्मक, ये होती हैं इसकी पंजिकाएं। तो संवेदी पंजिका। फिर आती है अल्पकालिक स्मृति। तो हम जिन सूचनाओं पे ध्यान देते हैं वह यहाँ पे संग्रहित होती है, और इसे क्रियात्मक स्मृति भी कहते हैं, ठीक है। इसकी क्षमता बहुत कम होती है, और ये संग्रहण 20 से 30 सेकंड तक होता है, और चंकित विधि से इसे बढ़ाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट इसमें एक तो ये क्रियात्मक स्मृति कौन सी होती है? तो अल्पकालिक वाली होती है, क्योंकि हम यहाँ पे सूचनाओं पे ध्यान दे रहे हैं। फिर है दीर्घकालिक स्मृति। तो इस प्रकार की स्मृति सबसे अधिक विविध होती है। ये हमारी भावनाओं से, अनुभव और ज्ञान इत्यादि के रूप में परिलक्षित होती है, ठीक है।
भावना, अनुभव और ज्ञान इत्यादि के रूप में परिलक्षित होती है। और ये अल्पकालिक स्मृति की सूचनाएं अगर अपन बार बार दोहरा रहे हैं तो दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती है। इस स्मृति का क्षय नहीं होता है, लेकिन इसमें परिवर्तन हो सकता है। इसकी संचयी क्षमता असीमित है और अवधि इसकी जीवन पर्यंत है। फिर सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार में कैसे पहुंचती है, तो 4 नियंत्रण प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं। एक होती है चयनात्मक अवधान, तो ये कहता है केवल वही सूचना स्मृति तंत्र में जाती है जिन पर हम ध्यान देते हैं। फिर एक होता है अनुरक्षण अभ्यास, तो सूचना को दोहराकर स्मृति में रक्षित करना होता है। फिर होती है खंडनीय विधि, सूचना को विभिन्न टुकड़ों में तोड़ना। और एक होता है विस्तार पूर्वक अभ्यास, तो सूचना को पूर्व ज्ञान से जोड़ना और किसी ज्ञान से सहचर्य स्थापित करके। ठीक है। फिर आगे आता है बेडले का कार्य स्मृति मॉडल। कार्य स्मृति अपन ने देखा था कौन सी है, क्रियात्मक वाली। अल्पकालिक स्मृति का बहुघटीय सिद्धांत भी कहते हैं इसको, अल्पकालिक स्मृति का बहुघटीय सिद्धांत। तो इसके अनुसार यह स्मृति में 3 घटक होते हैं। कौन सी में? अल्पकालिक में। एक होता है स्वनिमिक घेरा, जिसमें ध्वनियों की सीमित संख्या अपन मतलब सुन पाते हैं, फिर ना दोहराने पर इनको लोप हो जाता है। फिर एक होती है दृष्टि स्थानिक स्केच पेड़। ठीक है, तो दृष्टि स्थानिक स्केच पेड़ होता है जिसमें देखी गई सूचनाएं आती हैं। और एक होता है केंद्रीय प्रबंधक, जो उपरोक्त दोनों को नियंत्रित करता है। तो कौन कौन से अल्पकालिक स्मृति के बहुघटीय सिद्धांत में? एक तो स्वनिमिक घेरा है, दृष्टि स्थानिक स्केच पैड और केंद्रीय प्रबंधक है। फिर आगे आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के क्लासिफिकेशन, तो ये टबलिंग ने दिए थे। इसने बोला था कुछ तो क्षणदीप स्मृतियां होती हैं जो आश्चर्यचकित करती हैं और उद्दीपित करती हैं। ठीक है, ये किसी विशेष स्थान से, तिथि से या समय से जुड़े हुए होते हैं जो लगभग स्थिर होते हैं। ठीक है। फिर क्या है जीवन चरित्र स्मृति, तो व्यक्ति जीवन से जुड़ी हुई स्मृति होती है और ये 10 वर्ष के बाद इनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है इन वाली स्मृतियों में। और ये 4 से 5 वर्ष की स्मृतियां होती है ना, वो याद नहीं हो पाती हैं क्योंकि उसको बाल्यावस्था लोग कहते हैं। तो ये 10 वर्ष के बाद ही अत्यधिक वृद्धि होती है जीवन चरित्र स्मृति में। फिर है निहित स्मृतियां, तो निहित स्मृतियां क्या है? जिनके प्रति व्यक्ति अनभिज्ञ होता है पर वो स्वचालित रूप से पुनरुद्धित होती रहती हैं और ये हमारे व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। तो इसने कितनी स्मृति बताई है लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लासिफिकेशन में? टवलिंग ने क्षणदीप स्मृतियां, जीवन चरित्र स्मृतियां और निहित स्मृतियां। फिर आता है प्रक्रमण स्तर का उपागम, तो ये क्रेग और लोकर्ट ने दिया था। ये कहता है किसी भी नई सूचना को याद करना उस सूचना के प्रक्रमण स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कोई अपन सूचना याद कर रहे हैं उस सूचना के प्रक्रमण स्तर पर निर्भर करता है कि उसका किस प्रकार से प्रत्यक्षण या फिर विश्लेषण किया जा रहा है। ये कहता है स्मृति की कोई अवस्थाएं नहीं होती, सिर्फ एक भंडारण होता है, एकल भंडारण होता है। अर्थात ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को ना तो अनेक भंडार होते हैं और ना ही एक दूसरे भंडार से स्थानांतरित होती है। तो सीधी बात है मना कर रहा है कि कोई भी मतलब स्टेज नहीं है, सिर्फ एक एकल भंडार होता है और वो डिपेंड करता है कि प्रत्यक्षण कैसे किया गया है। तो ये कहता है कि प्रत्यक्ष प्रक्रमण की गहराई के आधार पर 3 स्तर होते हैं। ठीक है, एक ही भंडार के अंदर में। तो एक कहता है एक संरचनात्मक कूट लेखन होता है जिसमें शब्दों पर ध्यान दिया जाता है और ये जल्दी से विस्मरण हो जाते हैं, तो संरचनात्मक कूट लेखन। फिर एक होता है ध्वनि कूट लेखन जिसमें शब्द से संरचनात्मक बनावट पर ध्यान दिया जाता है। और एक होता है शब्दार्थ कूट लेखन जिसमें दृश्य का अनुभव किया जाता है और ये लंबे समय तक याद रहता है, विस्मरण भी कम होता है। जैसे बिल्ली, जानवर सफ़ेद हैं और उसके रोए हैं, तो मतलब अपन को जैसे शब्द है तो उसका अपन ने फिर ध्यान दिया कि वो जानवर है, उस पर सफ़ेद रोए हैं। ठीक है, तो बस यही है। तो संरच इसने क्या बताया है अपने प्रक्रमण स्तर पे कि 3 एकल भंडार है, उसमें 3 स्तर हैं। कौन कौन से? संरचनात्मक कूट लेखन, ध्वनि कूट लेखन और शब्दार्थ कूट लेखन। संरचनात्मक कूट लेखन, ध्वनि कूट लेखन और शब्दार्थ कूट लेखन। फिर आता है कौन सा? जालीदार मॉडल। तो जालीदार मॉडल में क्या कहता है कि सूचनाएं श्रेणीबद्ध रूप से संगठित होती हैं। ठीक है, और ये कहते हैं सभी सूचनाएं निश्चित स्तर पर संचित होती हैं और जो उस श्रेणी में सभी तत्वों पर लागू होती है, जैसे सारे पक्षी एक श्रेणी में रख देता है। तो सीधी बात है, ये कहता है कि सभी सूचनाएं निश्चित स्तर पर संचित हो जाती हैं और वो कोई एक श्रेणी होती है, वो सभी पे लागू हो जाती है। ऐसा कोई नहीं है मतलब सारे पक्षी एक श्रेणी में आ गए, तो श्रेणीबद्ध रूप से संगठित होती हैं सूचनाएं। ये तो बस इतना सा कह रहा है। फिर आता है कौन सा? दिसंकेत या परिकल्पना, तो ये बेबियो ने दी थी और ये कहता है कि प्रत्येक सूचना 2 संकेतों के रूप में संचित होती है। ठीक है, जो होती है मूर्त और अमूर्त। मूर्त में तो सूचनाएं और उनकी प्रतिमाएं आ जाती है और अमूर्त में होता है शाब्दिक वर्णन या कोड आ जाते हैं। ठीक है, तो बस ये है। फिर आता है टवलिंग, तो सॉरी टलविंग। टलविंग का मॉडल है घोषणा परक स्मृति का मॉडल। तो ये कहता है कि दीर्घकालिक स्मृति में कुछ बातों के लिए रिवीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
जैसे कि ये कहता है, जैसे घोषणात्मक स्मृति होती है, ठीक है। जैसे उसमें आते हैं तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े, ठीक है। तो ये है, तो तथ्य, सूचना, आंकड़े आते हैं इसमें। इसमें भी दो प्रकार की इसने बताई है, घटनापरक और एक होती है आर्थिक स्मृति यानी सीमेंटिक। तो घटनापरक में तो आ जाती है निजी जीवन की सूचनाएं, जैसे पिताजी द्वारा पिटाई। फिर एक होती है सीमेंटिक यानी आर्थिक स्मृति, जिसमें सामान्य ज्ञान या जागरूकता वाली आ जाती है। फिर एक होती है अघोषणात्मक, ये होती है प्रक्रिया मूलक भी कहते हैं इनको। ये किसी कार्य करने के लिए कोई कौशल की आवश्यकता होती है, वो वाली होती है, जिनको एक बार सीख जाते हैं तो उनके लिए फिर अपन को रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो टलविंग ने कौन कौन से बताए दीर्घकालिक के दो प्रकार, घोषणात्मक और अघोषणात्मक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं बर्टलेट। बर्टलेट ने दिया था स्मृति का, इसने बोला स्मृति एक रचनात्मक क्रिया है, ना केवल एक पुनरुद्धार की और जानकारी प्राप्त करने की कोई क्रिया है। तो ये कह रहा है कि रचनात्मक क्रिया है। फिर स्कीमा, स्कीमा क्या है, हमारे भूतपूर्व ज्ञान अनुभव का संगठन है, जो नई सूचनाओं के विश्लेषण, भंडारण और पुनरुद्धार को प्रभावित करता है। तो सीधी बात है, ब्रेटलेट ने ये वाला दिया था। अब स्कीमा के बारे में आ गया, तो अपन क्या बताएंगे, भूतपूर्व ज्ञान एवं अनुभव है, जो नई सूचनाएं प्राप्त करने पर उन्हें अपने हिसाब से परिवर्तित और व्यवस्थित करता है। और ये रचनात्मक क्यों कह रहा है, क्योंकि ये कहता है कि सूचना स्कीमा द्वारा पुनर्निर्माण किया जाता है, और अगर कोई त्रुटिपूर्ण है तो उस वो कोई दृष्टिकोण या संस्कृति के आधार पर उसमें बदलाव कर देता है, इसलिए रचनात्मक क्रिया है, ठीक है। और ये कहता है कि उसमें भूलता है इंसान, विस्मृति हो जाती है, मतलब चेंज हो जाता है। तो वो क्यों होता है, स्मृति के समय के साथ चेंज होती है। ये कहता है भी, है ना, स्मृति समय के साथ चेंज हो जाती है, और उसमें तीन तरीके होते हैं, सरलीकरण, तेजस्विता और तर्कसंगत बनाने वाले। तो सरलीकरण में होता है कहानी पर सूचना के कुछ हिस्से का छूट जाए, तो वो होती है सरलीकरण। जैसे अपन कोई कहानी है, उस पर अपना कुछ सूचना के कुछ हिस्से छूट गए, ठीक है। फिर तेजस्विता होती है, कुछ को ज़्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं अपन, कुछ एक मतलब जैसे कोई कहानी है तो उसमें कुछ एक पार्ट अपन ज़्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं। और एक होता है तर्कसंगत बनाना, तो कुछ बातों को अपन अधिक तर्कसंगत बना देते हैं, इसके कारण भी अपनी विस्मृति हो जाती है और चीज़ों में। तो ये बताया है। फिर अपन आगे चलते हैं विस्मृति। तो विस्मृति क्या है, इसकी परिभाषा है स्मृति लोप या स्मृति भ्रंश, इसको कहते हैं। स्मृति संबंधी एक ऐसी घटना है जिसमें इससे संबंधी किसी भी प्रक्रम, जैसे स्मरण, संग्रहण या पुनः स्मरण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो क्या है, जो स्मृति में जो तीन स्टेप आई थी, स्मरण, संग्रहण, पुनः स्मरण, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण फलस्वरूप हमारी सामान्य स्मृति प्रभावित हो जाती है। तो घटनाएं, जिस स्मृति संबंधी घटना है, पहले तो स्मृति है एक प्रकार की, पर उसमें घटना हो गई जिससे इससे संबंधित जो प्रक्रम है, जैसे स्मरण, संग्रहण और पुनः स्मरण, उनमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, और इसके फलस्वरूप हमारी सामान्य स्मृति प्रभावित होती है। फिर गैलार्ड के अनुसार विस्मरण नकारात्मक स्मृति है। तो गैलार्ड ने तो इसको एक नकारात्मक स्मृति बताया है। फिर विस्मरण के कारण हो सकते हैं, पहले तो चिन्हास के कारण विस्मृति, तो ये होता है अनुपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार स्मृति केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में कुछ संशोधन करती है, जो मस्तिष्क में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं, जिन्हें स्मृति चिन्ह कहा जाता है। और जब इन चिन्हों का लंबे समय तक उपयोग नहीं करता तो ये धूमिल हो जाते हैं। फिर अवरोध, अवरोध का कारण विस्मृति, तो इसे अवरोध का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अनुसार जब स्मृति भंडार में संचित विभिन्न सामग्री के बीच वर्तमान और पूर्व ज्ञान के कारण अवरोध होने से विस्मरण होता है। तो ये कहता है जो स्मृति का भंडार है उसमें संचित विभिन्न सामग्री है, उसके बीच वर्तमान में और जो हमारा पूर्व ज्ञान है, उनके कारण अवरोध हो जाता है, उसके कारण विस्मरण होता है। अब ये दो प्रकार से होता है, अग्रलक्षी अवरोध और पश्चलक्षी अवरोध। अग्रलक्षी में होता है जो क्रिया हमने पहले सीखी है वह बाद में सीखी गई क्रिया को याद करने में अवरोध उत्पन्न करता है, तो नई सूचनाएं याद करने में कठिनाई होती है। फिर होता है पश्चलक्षी अवरोध। तो ये कहता है जो पहले सीखी गई क्रिया है उसको याद करने में कठिनाई हो जाती है, क्योंकि नई सामग्री अधिगम में अपन को दिक्कत देती है। फिर है पुनरुद्धार असफलता का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है, दीर्घकालिक स्मृति की कुछ सूचनाएं समय पर याद नहीं आती, जिसका मुख्य कारण है कि विस्तार पूर्वक अपन ने उसका अभ्यास नहीं किया है। और ये किसने दिया था, टबलिंग ने दिया है ये। और ये कहता है स्मरण के समय स्मृति चिन्ह या तो अनुपस्थित हो जाते हैं या अनुपयोगी हो जाते हैं। फिर कूट संकेतन विस्मृति, तो सही ढंग से कूट संकेतन न होने के कारण ये होती है। फिर एक होती है अभिप्रेरित, तो कभी कभी हमारा मन कुछ विशेष स्मृति को भूलने के लिए भी प्रेरित करता है। और ये क्यों होता है, जो हमारे वर्तमान को सुखद बनाने के लिए करता है। इसमें स्मृति केवल हमारे चेतन मन से लुप्त होती हैं और गहरे अचेतन मन है उसमें जाके छुप जाती हैं, ठीक है। फिर अन्य कारण भी होते हैं कुछ विस्मृति के, जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक की निरर्थकता, समय, दूरी हो गई बहुत ज़्यादा, अभ्यास का अभाव है, फिर ध्यान नहीं देते अपन, मानसिक आघात हो जाता है, कोई बीमारी या तनाव है।
फिर दमित स्मृतियाँ क्या है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। तो ये कहता है जो अभिघातज यानी कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, अभिघातज अनुभव संवेगात्मक रूप से दुखदायी होते हैं और ऐसे अनुभव अचेतन मन में दबित कर दिए जाते हैं और स्मृति में पुनरुद्धार के लिए प्राप्त नहीं होते हैं ये। ठीक है। और कुछ लोग ऐसी स्थितियों से फिर है ना पलायन भी करते हैं, जिसके कारण है ना सामान्यकृत स्मृति लोप हो जाता है। बस यही है। फिर अपन आगे चलें तो एबिंगास का विस्मरण चक्र। तो एबिंगास का विस्मरण चक्र क्या है, शुरू में स्मृति का तीव्र ह्रास होता है। तो प्रारंभिक घंटा है उसमें सबसे ज्यादा होता है ये कहता है। फिर उसके बाद अवनति बहुत क्रमिक और धीमी गति से होती है। सीधी बात तो ये इतना सा बता रहा है। तो शुरू में स्मृति में तीव्र ह्रास होता है और बाद में अवनति बहुत क्रमिक और धीमी गति से होती है। तो ये कहता है कि जो 20 मिनट होता है उसमें तो ना 25% मतलब सॉरी 50% हो जाती है खत्म। और फिर वो कहता है जो 25% से कभी कम हम भूलते नहीं है। तो 20% में तो 50% हो गई, 25% से कम अपन कभी नहीं भूलते हैं। तो बस इतना ही है, यानी कि अपन 75% भूल सकते हैं, सॉरी 75% भूल सकते हैं, पर 25% हमेशा अपन को याद रहता है चीज़ें। फिर है कि अपन अपनी स्मृति है इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो स्मृति युक्तियाँ होती हैं। तो स्मृति युक्तियाँ क्या हैं, स्मृति युक्तियाँ ऐसी व्यवहारिक विधियाँ हैं जिनसे स्मृति क्षमता एक हद तक बढ़ाई जा सकती है। और एक अच्छी स्मृति या तो जन्मजात प्रतिभा हो सकती है, ये सब बकवास है। अपन सीधा याद रखेंगे कैसे बढ़ाते हैं। तो प्रतिमाओं के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत बनाते हैं। तो प्रतिमाओं के उपयोग से अपन स्मृति सहायक संकेत बना लेते हैं, जैसे मुख्य शब्द विधि, फिर है स्थान विधि, ये तो हो गई। फिर एक होती है संगठन के उपयोग से अपन कुछ स्मृति सहायक संकेत बनाते हैं। तो पहले तो हो गई प्रतिमाओं के उपयोग से, और एक हो गई कौन सा, संगठन के उपयोग से। इसमें अपन आता है खंडनीय विधि और आता है प्रथम अक्षर विधि, ये तो हो गई। फिर एक PQRST मॉडल है। PQRST मॉडल किसने दिया था, थॉमस और रॉबिन्सन ने दिया था PQRST विधि। इसमें एक होता है पूर्व अवलोकन प्रीव्यू, इसमें एक बार सरसरी दृष्टि डालते हैं अपन। फिर होता है क्वेश्चन यानी प्रश्न करना, तो अध्याय में से प्रश्न करना और उनके उत्तर खोजते हैं। फिर पढ़ना, तो उठाए गए जो प्रश्न है उनका उत्तर करना, खुद से अपन उसको उत्तर कर रहे हैं अब। फिर सुअद पढ़ना, फिर खुद से वापस पढ़ लेते हैं, जिसमें आता है लिखना भी आ जाता है उसी के अंदर ही। और फिर होता है परीक्षण करना, फिर अपन टेस्ट कर लेते हैं। तो PQRST मॉडल है जिसमें पूर्व अवलोकन, फिर प्रश्न करना, पढ़ना, स्वयं पढ़ना और परीक्षण करना, ये है। फिर स्मृति बढ़ाने के कुछ अन्य उपाय हैं। तो इसमें जैसे गहन स्तर पर प्रक्रमण करना चाहिए, एक के बाद एक समान विषय को याद नहीं करना चाहिए। फिर पहले से संग्रहित स्मृति को नई सूचना से जोड़कर याद करना चाहिए और समान सूचनाओं को एक साथ रखकर याद करना चाहिए। सूचना को रुचिकर कथा के रूप में बदल कर याद करना चाहिए। अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हो, ध्यान और प्राणायाम आदि करें, और ये सब है बस। फिर आगे आता है कौन सा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया है। तो विशेष लक्ष्य की ओर सतत व्यवहार की प्रक्रिया है जो अंतर्नाद शक्तियों का नतीजा होती है। तो अभिप्रेरणा है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो किसी कार्य के लिए प्रेरित करती है, निर्देशित करती है और कार्य पर बनाए रखती है। तो मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है। वापस से डेफिनेशन देख लेते हैं, किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया है और अंतर्नाद शक्तियों का नतीजा है। फिर ये मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित, निर्देशित और कार्य पर बनाए रखती है। फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो निरंतरता, निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, मानवीय संतुष्टि का कारण और परिणाम दोनों है। फिर मानवीय साधनों से संबंधित है और पूर्णतः मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है। तो इसमें कार्य करने की इच्छा होती है और कार्य करने की क्षमता, और इन सबसे बनती है अभिप्रेरणा। ठीक है। फिर है अभिप्रेरकों के प्रकार होते हैं। तो कुछ होते हैं जन्मजात और जैविक। यह अंतर्जात जैविक कारक हो सकते हैं या हार्मोन्स हो सकते हैं, या फिर ब्रेन स्ट्रक्चर यानी मस्तिष्क का जैसा संरचना है उसके आधार पे। तो अंतर्जात जैविक कारण होते हैं, इसमें होते हैं जैसे भूख, प्यास, भय, काम। तो अगर अपन को ये चीजें हैं, भूख लग रही है, तो अपन उसके लिए अभिप्रेरित होंगे और काम करेंगे। जन्मजात जैविक अभिप्रेरक, जन्मजात अभिप्रेरक या फिर जैविक अभिप्रेरक या शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक। ठीक है। तो ये अंतर्जात जैविक कारक हैं। फिर एक होते हैं अर्जित या फिर मनोसामाजिक अभिप्रेरक। तो ये क्या है, उस व्यक्ति, जो व्यक्ति की उसके सामाजिक परिवेश के साथ अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो ये अभिप्रेरक है कि जो व्यक्ति है उसके सामाजिक परिवेश के साथ अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये सीखे हुए या अर्जित होते हैं। जैसे सामाजिक समूह में जैसे परिवार, पड़ोस, मित्रगण, संबंधियों का बहुत योगदान होता है इसके अंदर में। तो ये समाज के साथ अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं।
जैसे सामाजिक अभिप्रेरक हैं कि अपन को कोई संबंध बनाना है या फिर प्रेम हो गया है या फिर समूह में रहना है, तो ये सब हमारे सामाजिक अभिप्रेरक हैं, तो हम उसके लिए कार्य करेंगे। फिर व्यक्तिगत अभिप्रेरक होते हैं, जैसे अभिवृत्ति है, किसी का विश्वास है, महत्वाकांक्षा है, जिज्ञासा है, आत्मसिद्धि है, लक्ष्य है, आदत, ये अभी व्यक्तिगत अभिप्रेरक हो गए। तो अर्जित या मनोसामाजिक में दो होते हैं, सामाजिक अभिप्रेरक और व्यक्तिगत। फिर कुछ मूल प्रवृत्ति होती है, तो ये व्यवहारों का प्रतिरूप है, उन सहज व्यवहारों का प्रतिरूप है जिनका निर्धारण जैविक कारकों से होता है, ना कि वे सीखे जाते हैं। तो ये कहता है कि कुछ सामान्य मानवीय मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे जिज्ञासा, पलायन, प्रतिकर्षण, प्रजनन, पैतृक देखभाल इत्यादि। तो ये कहता है मूल प्रवृत्तियां ऐसी अंतर्जात प्रवृत्तियां हैं जो एक प्रजाति के सभी सदस्यों में पाई जाती हैं, जो व्यवहार को पूर्व कथनीय तरीकों से निर्दिष्ट करती हैं। तो सीधी बात है, कह रहा है कि कुछ मतलब ऐसे कारक होते हैं, ठीक है, मूल प्रवृत्ति होती हैं जो उस प्रजाति में सबों में पाई जाती है, और उसके कारण ही वो कुछ कार्य करता है, अभिप्रेरित होता है, ठीक है। फिर कुछ होते हैं संबंध अभिप्रेरक, तो इसमें आ गए मित्र बनाना, समूह में रहना, दूसरों के निकट जाना, बस यही है। और ये जब ज़्यादा होती है जब अपन को कोई खतरा महसूस होता है। फिर शक्ति अभिप्रेरक, तो ये क्या है, जब व्यक्ति को दूसरे के व्यवहार को अभिप्रेरित करता है। तो जब व्यक्ति दूसरे के व्यवहार पर अभिप्रेरित व्यवहार डालता है, इसका लक्ष्य होता है जैसे प्रभाव डालना, नेतृत्व करना, मोहित करना, ये सब। फिर डेविड मैकलीलैंड थे, तो मैकलीलैंड थे, इन्होंने शक्ति अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति 4 सामान्य तरीके से बताई है। तो ये कहता है शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए बाहर के स्रोत का उपयोग करते हैं, जैसे खेल के सितारों की बारे में कहानियाँ पढ़ना, ठीक है। तो शक्ति का बोध अपन कैसे करते हैं, बाहरी स्रोत से। फिर एक शक्ति का बोध अपने भीतर के स्रोत द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें अभिव्यक्ति शारीरिक सौष्ठव का निर्माण करना। तो इसकी अभिव्यक्ति हो सकती है जैसे शारीरिक सौष्ठव का निर्माण कर लिया अपने आवेग और अंतर प्रेरणाओं पर नियंत्रण करके। फिर व्यक्ति कुछ कार्य व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बहस करता है किसी अन्य व्यक्ति के साथ, इसलिए प्रतियोगिता करता है कि उसको प्रभावित कर सके। फिर व्यक्ति किसी संगठन के सदस्य के रूप में दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए भी कार्य करता है, जैसे किसी राजनीतिक दल के नेता के रूप में, ठीक है, ये सब। फिर आगे चले, उपलब्धि अभिप्रेरक, तो ये क्या है, उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहती है। सीधी बात है, अपन को हर चीज में मतलब परफेक्ट होना है, वही है। तो उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक है। उपलब्धि की आवश्यकता जिसे एन अचीवमेंट यानी नीड फॉर अचीवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, व्यवहारों का अर्जन निर्देशन करती है तथा परिस्थितियों के प्रत्यक्षण को प्रभावित करती है। तो ये कहता है कि कुछ व्यक्ति की आवश्यकताएं या नीड होती है, तो नहीं, तो ये हटाते हैं। फिर ये तो हो गया उपलब्धि अभिप्रेरक। फिर आता है अभिप्रेरणा चक्र। तो ये कहता है कि कुछ व्यक्ति की नीड होती है, यानी कि आवश्यक वस्तु का अभाव, ठीक है। फिर अंतर्नाद होता है उसके कारण, तो किसी आवश्यकता के कारण जो तनाव और उद्वेलन उत्पन्न होता है उसको कहते हैं, जिसके कारण अपन को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। तो ये अभिप्रेरणा चक्र है। इसमें पहले क्या हुआ, अपन को कुछ आवश्यकता थी, उसके कारण अपन को अंतर्नाद हुआ, यानी कि आवश्यकता से तनाव उत्पन्न हुआ। फिर अपन को उद्वेलन हुआ, ठीक है, उद्वेलन हुआ तो उसके कारण अपन ने लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार किया। फिर लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार किया तो उपलब्धि हो गई, और उपलब्धि हो गई तो उद्वेलन की कमी हो गई, तो ये हो गई। अब अभिप्रेरण की अवधारणा क्या है, तो एक तो है परंपरागत और एक है आधुनिक। परंपरागत है भय दंड की विचारधारा, पुरस्कार की विचारधारा, कैरेट एंड स्टिक विचारधारा और आर्थिक अवधारणा। फिर है आधुनिक में आती है मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत, मैक्रेगर की एक्स वाई थ्योरी, हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत और ईआरजी थ्योरी। तो ये सब है। फिर मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत आता है, तो इसने एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसमें इसके बारे में बताया है। इसको अपन आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये कहता है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, जो पद अनुक्रम में होती हैं, जिसमें सबसे निचले स्तर पे जैविक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भूख प्यास वो वाली, ठीक है, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता होती है। फिर इनकी पूर्ति कर मनुष्य उत्तरोत्तर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रेरित होता है, जिसमें, तो ये वापस बता देते हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं जो एक पदानुक्रम में होती हैं। सबसे निचले स्तर पर जैविक आवश्यकताएं हैं जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती है। फिर उनकी पूर्ति कर उत्तरोत्तर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रेरित होता है। मनुष्य की अधूरी आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें संतुष्ट करके अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो बस यही है, अधूरी आवश्यकताओं को पहचान कर संतुष्ट करने के लिए उनको पहचान कर संतुष्ट करके अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो इसने ये बताई है कौन सी, 5। पहले तो होती है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर होती है आत्मीयता की आवश्यकता, फिर होती है सम्मान की आवश्यकता, और एक है आत्मसिद्धि की।
तो अपन को डायग्राम बनाना ही है शरीर क्रियात्मक सुरक्षा की, आत्मीयता की, सम्मान की और आत्मसिद्धि की। शरीर क्रियात्मक सुरक्षा, आत्मीयता, सम्मान और आत्मसिद्धि। अब आत्मसिद्ध व्यक्ति क्या है? तो आत्मसिद्ध व्यक्ति है जो आत्म जागरूक है, समाज के प्रति अनुक्रियाशील है, सृजनात्मक है, स्वत स्फुट है, नवीनता और चुनौतियों के प्रति मुक्त है। फिर ये ऐसा व्यक्ति है जिसमें हास्य की भावना होती है और गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने की क्षमता होती है। फिर ये अधिकांश व्यक्ति इस सर्वोच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो निम्न स्तर की आवश्यकताओं के प्रति अपना टाइम खत्म कर देते हैं। फिर अभिप्रेरणा और मानवीय आवश्यकताओं का संबंध क्या है? तो अभिप्रेरणा और मानवीय आवश्यकताओं के बीच में संबंध क्या है? तो ये है कि अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकता से संबंधित है और आवश्यकताओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कुछ व्यक्ति की प्राकृतिक आवश्यकताएं होती हैं जिनके लिए वो अभिप्रेरित होता है, भूख प्यास। फिर होती हैं उसकी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो वो मानव की सामाजिक इच्छाएं होती हैं, समूह में रहना, सम्मान, समाज में सम्मानीय स्थान पाना, ये सब। तो इसके लिए भी वो अभिप्रेरण होता है। फिर आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं जो कि अन्य सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर होती हैं कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताएं, जैसे समान व्यवहार की अपेक्षा, प्रशंसा पाना, कार्य की सुरक्षा, उचित विश्राम काल, पदोन्नति के अवसर। तो ये सब व्यक्तिगत आवश्यकताएं। तो इसमें संबंध बताएं: प्राकृतिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता। फिर होती है मैक ग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी। तो ये कहता है बुकेस की ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, उसमें बताइए इसने। और ये कहता है मानवीय जो प्रकृति और व्यवहार के संबंध में दो विरोधी अवधारणाएं बताई है इसने। एक्स वाई थ्योरी है, तो एक्स थ्योरी में तो ये बताता है परंपरागत अवधारणाएं, ये लोगों के प्रति नकारात्मक सोच रखता है। और ये कहता है कि जो मनुष्य है उसको नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है, उस पे। और जो एक है अवधारणा कौन सी, वाय वाली, ये आधुनिक अवधारणा है और ये सकारात्मक और आशावादी विचारधारा है। और ये मनुष्य को अभिप्रेरित करती है उनके रचनात्मकता को बढ़ावा देकर, ठीक है। तो एक्स थ्योरी है, इसके अनुसार व्यक्ति आलसी है, आत्म केंद्रित है, रचनात्मक नहीं है, निम्न स्तर की आवश्यकताओं से संचालित होता रहता है, गैर जिम्मेदार है, अभिप्रेरित नहीं होता, समय से महत्वाकांक्षी भी नहीं है। पर वाय वाली कहती है कि वो कार्य करने के इच्छुक होते हैं, स्वयं निर्देशित हैं, उच्च अभिप्रेरित हैं, सृजनशील हैं, उत्तरदायित्व लेने की क्षमता होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, आत्मसिद्ध होते हैं। फिर एक्स थ्योरी है, ये कहता है मनुष्य को पैसे से प्रेरित किया जा सकता है और जो कर्मचारी होते हैं उनको दंड और सख्त नियंत्रण द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ठीक है। और ये केवल उस वातावरण में काम कर सकती हैं जिससे कार्य प्रगति में दोहराव वाला हो और पदोन्नति अक्सर नहीं होती हो। तो कह रहे हैं कि उसमें कर सकते हैं जिसमें कार्य हमेशा दोहराव वाला हो, क्योंकि जब दोहराव वाला कार्य होगा तो वो वैसे ही परेशान हो जाएंगे, उनको मजा नहीं आएगा, फिर वो अभी प्रेरित भी नहीं होंगे। और पदोन्नति वहाँ पे होती नहीं है तो वैसे भी है ना, वो काम नहीं करेंगे। तो सीधी बात है, जैसे अपन नॉर्मल काम हो गए, जैसे अ, अपन कंस्ट्रक्शन वस्ट्रक्शन के हो गए, उनको मान सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो बाय वाली थ्योरी है, ये कहते हैं अधिक वास्तविक सिद्धांत है और आमतौर पर संगठनों में इसी का उपयोग किया जाता है। फिर इसके अनुसार व्यक्ति को अधिक प्रेरित, विकेंद्रीकरण, वेतन, परामर्श, प्रबंधन, तो वेतन, परामर्श, प्रबंधन, पुरस्कार, सम्मान, सहयोग के साथ काम लिया जा सकता है। फिर जेड थ्योरी, तो जेड थ्योरी क्या है, विलियम ओची ने दी थी। तो ये इसका मानना था कि कर्मचारी होते हैं ना, वो स्वयं को संस्थागत लक्ष्यों के लिए तभी निर्देशित करते हैं जब उनको यदि संस्था के लक्ष्य और अपने योगदान का ज्ञान हो, ठीक है। तो पहले संस्था के लक्ष्यों का ज्ञान हो और खुद के लक्ष्यों का ज्ञान हो। फिर लक्ष्यों की प्राप्ति पर विश्वास हो कि हम इनको प्राप्त कर लेंगे, और विश्वास हो कि जो संस्था में कार्य कर रहे हैं उनसे उनकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी। तो बस ये बता रहा है, तो तीन चीज़ें बताई हैं: संस्था के लक्ष्यों का ज्ञान, अपने लक्ष्यों का ज्ञान, अपने योगदान का ज्ञान। फिर लक्ष्यों की प्राप्ति पर विश्वास हो, और ऐसा हो कि जब उसका कार्य करेंगे तो खुद की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी। तो ये कहता है कि हम किसी संगठन का, जो प्रभावी संगठन है, उसके आवश्यक तत्व हैं विश्वास, सत्यनिष्ठा और खुलापन। फिर एक होता है ईआरजी थ्योरी, तो ये मैस्लो की तरह ही है। इसमें ये कहता है कि पहले इंसान को नीड ऑफ एग्जिस्टेंस होती है, जैसे जीने की आवश्यकताएं होती हैं, फिर भूख प्यास और वही। फिर एक होती है नीड ऑफ रिलेटेडनेस, जिसमें संबंध वाली आ गई। और फिर होती है विकास की आवश्यकताएं, यानी ग्रोथ की, तो उच्च वेतन और वो सब आ गई इसमें। फिर हर्जवर्ग का सिद्धांत आता है, हर्जवर्ग का। तो ये कहता है कि नौकरी से संतुष्टि और प्रेरणा, तो जो नौकरी से संतुष्टि और प्रेरणा है ना, वो स्वच्छता के कारकों पर डिपेंड करती है और प्रेरक कारकों, दोनों से प्रभावित होती है। तो जो नौकरी है उससे अपन को संतुष्टि और प्रेरणा मिल रही है, वो स्वच्छता के कारकों से मिलती है और प्रेरक कारकों, दोनों से प्रभावित होती है। पर ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करते हैं। फिर जैसे आरोग्य घटक, तो ये कहता है कि
ये कारक काम के माहौल से संबंधित हैं। ये कहता है इसमें कंपनी की नीतियां, पर्यवेक्षण, वेतन, काम करने की स्थिति और पारस्परिक संबंध जैसे पहलू होते हैं। कौन कौन से कंपनी की नीतियां क्या है, पर्यवेक्षण कैसा है, वेतन क्या है, काम करने की स्थिति कैसी है और पारस्परिक संबंध कैसे हैं। फिर कह रहे हैं इनसे नौकरी में असंतोष खत्म हो जाता है, ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि इससे प्रेरणा या संतुष्टि में वृद्धि हो। पर जो अभिप्रेरक कारक होते हैं, ये कारक स्वयं नौकरी के लिए अंतर्निहित हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कार्य की सामग्री से संबंधित है, जैसे मान्यता क्या है, जिम्मेदारी क्या है, उपलब्धि क्या है, उन्नति के अवसर क्या है और कार्यों की प्रगति कैसी है। तो कहता है जो प्रेरक कारक होते हैं ये संतुष्टि से जुड़े हुए होते हैं और मौजूदा होने पर प्रेरणा और प्रदर्शन में वृद्धि हो सकती है। प्रेरक कारकों की उपस्थिति सीधे तौर पर कार्य संतुष्टि बढ़ाती है और प्रेरणा को भी बढ़ाती है। फिर अभिप्रेरण की सीमाएं क्या हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक है। मानवीय व्यवहार को समझना कठिन है, सभी व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग अभिप्रेरणा नीति हो सकती है, ठीक है, टेक्निक अलग अलग हो सकती है। फिर है अभिप्रेरण का मापन कैसे किया जाए, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो अवरोध विधि। अवरोध विधि क्या है कि किसी कार्य को करते समय किसी व्यक्ति के बार बार असफल होने के बाद भी उस कार्य को पूरा करने के पुनः प्रयास की तीव्रता से अभिप्रेरणा के स्तर का मापन किया जा सकता है। पहले तो अवरोध विधि है कि मतलब कोई फेल हो रहा है फिर भी बार बार उस काम को कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित है। फिर एक होती है चयन विधि। तो चयन विधि में क्या होता है, जो अभिप्रेरण मापन हेतु संबंधित विकल्प देते हैं, ठीक है। तो विकल्प दे देते हैं और उसमें से जो विकल्प को वो चूज कर रहे हैं, यानी कि उसके ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा अभिप्रेरित है। तो अभिप्रेरणा मापन हेतु संबंधित विकल्प पैदा करना और लक्ष्य को छोड़कर अन्य विकल्प का चयन करता है अथवा लक्ष्य पर बना रहता है, ठीक है। तो दो चीज़ें, या तो लक्ष्य पर बना रहेगा या फिर दूसरे विकल्प को चूज कर लेगा। फिर क्रिया स्तर मापन। क्रिया स्तर मापन क्या है, अपन आवश्यकता से वंचित रखकर अभिप्रेरणा से संबंधित क्रियाशीलता उत्पन्न की जाती है। तो इसको सीधे शब्दों में समझे तो इसमें प्राणी को अभिप्रेरणा की आवश्यकता से वंचित रखकर उसमें अभिप्रेरणा से संबंधित क्रिया स्तर का मापन किया जाता है। तो मतलब उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उससे उसको वंचित रखेंगे, फिर उसके प्रति वो कार्य करेगा, तो यानी अभिप्रेरित है। तो ये सब है। फिर एक होता है ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं क्या घट रही हैं उनके आधार पे। फिर तो ये बहुत सारे हैं, जैसे स्व रिपोर्ट, उपाय, अवलोकन, साक्षात्कार, लक्ष्य निर्धारण, मापन, प्रासंगिक कारक, जैसे पर्यावरणीय स्थिति, सामाजिक और ये सब। तो बस यही है।